Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अशोक तंवर के वक्त से ये संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सीएलपी लीडर हालांकि तब कुछ और हुआ करते थे और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। उसके बाद कुमारी शैलजा आई, वो संगठन नहीं बना सकी। उदयभान जी को अब 2-3 साल हो चले हैं तो वो भी संगठन नहीं बना सके हैं। क्या लगता है कि आपको लोकसभा चुनाव से पहले ये संगठन की घोषणा होगी, प्रत्याशियों की घोषणा पहले होगी या फिर लोकसभा कांग्रेस के संगठन की घोषणा पहले होगी? पहले लोकसभा में हम 5 से 6 सीटें जीतने का काम करेंगे और विधानसभा में पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आने जा रही है। आपकी बात करूं, लोकसभा चुनावों में जिस तरह से आपका नाम चल रहा है, गुरुग्राम लोकसभा की बात कर रहा हूं, पहले कैप्टन अजय सिंह यादव ताल ठोकने में लगे थे। उसके बाद राव दान सिंह का नाम सामने आया। हालांकि फिर ये कहा गया कि बाहरी हैं, भिवानी के रहने वाले हैं, महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। फिर अब गुरुग्राम लोकसभा की तरफ जितेंद्र भारद्वाज का भी नाम सामने आया। लेकिन 3 नाम इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसमें कैप्टन अजय सिंह का नाम महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ एक ये दिक्कत आ रही है कि वो कभी हाँ कर रहे हैं, कभी ना कर रहे हैं। दूसरी तरफ राव दान सिंह का नाम एक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लॉबी काफ़ी प्रयास कर रही है कि राव दान सिंह को गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव लड़ाया जाए। राज बब्बर का नाम ज़रूर सामने आया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब सामने नहीं आ रहा है। और तीसरे नेता के तौर पर आपका नाम सामने आता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा कार्यालय खोलने का काम शुरू कर दिया है, लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए तमाम ड्यूटीज़ लगानी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया है। कब होगी ये घोषणा, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वर्धन यादव हैं। गुरुग्राम लोकसभा से इनका नाम भी चर्चा में है। कैप्टन अजय सिंह यादव, वर्धन यादव और राव दान सिंह, ये 3 नाम हैं जो कि चर्चा में हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में इनके नामों की चर्चा है, गुरुग्राम लोकसभा में इन नामों की चर्चा है। वर्धन, क्या कुछ समझते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है और कांग्रेस ने अपना चुनाव लड़ने की बात तो छोड़ी, अभी तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं है। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के सवाल पर आपने जो कहा, नीरज जी, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में चुनाव की एक प्रक्रिया है। किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, किस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। तो निश्चित तौर पर वो चयन लगभग 90% पार्टी की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। सबसे पहले हमारी पीसी की बैठक होती है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, जिसमें स्टेट के नेता होते हैं। पीसी की बैठक में कुछ नाम फाइनल होकर के स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में जो स्क्रीनिंग के चेयरमैन होते हैं, पीसीसी, सीएलपी और एआईसीसी इंचार्ज के माध्यम से उनको छटनी करके उनकी एक फाइनल पैनल लिस्ट बना करके सीईसी को दी जाती है। तो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और आने वाली 31 तारीख या 1 तारीख को बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता माननीय खड़गे साहब और सोनिया जी करते हैं, उसकी बहुत जल्द मीटिंग होगी। और हरियाणा में 1 सीट गठबंधन में जो जा चुकी है, उसके अलावा 9 की 9 सीटों पर आपको बहुत मजबूत और सक्षम चेहरे हरियाणा में चुनाव में दिखेंगे। अच्छा, इन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर दिग्गजों को उतारा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से, तो राविंद्रजीत सिंह जो कि पिछली 4 योजनाओं से गुरुग्राम लोकसभा से जीत का परचम लहराते आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनते आ रहे हैं। क्या लगता नहीं है आपको कि काफ़ी देरी से कांग्रेस ने चुनाव लड़ना शुरू किया है, अभी नाम फाइनल नहीं है? कब वो चुनावी समर शुरू होगा, कब कांग्रेसी प्रत्याशी उम्मीदवार जनता के बीच में जाएंगे, कब वो मुद्दों की बात करेंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रक्रिया 90% तक समापन हो चुका है और कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। और चुनाव हरियाणा में जहां संबंध है, क्योंकि 6ठे फेज में हमारा चुनाव 25 मई को वोटिंग है। लगभग आज भी, अभी भी हमारे पास 2 महीने का समय है, चुनाव में पूरा समय है। और जिस दिन प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अच्छे मैनिफेस्टो के साथ, ज़मीनी मुद्दों के साथ, एक एजेंडा को लेकर के प्रदेश की जनता के बीच में आएंगे। तमाम प्रत्याशियों को एक संगठन की ज़रूरत होती है चुनाव लड़ने के लिए, संगठन बना नहीं है। संगठन को लेकर आप युवा हैं,
तो क्या बातचीत नहीं होती है खड़गे जी से, बाबरिया जी से? पिछले 2 साल से संगठन को बनाने की प्रक्रिया जारी है। संगठन कब बनेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। बाबरिया जी बार बार सर्वे कराते हैं, खड़गे जी बार बार आदेश जारी करते हैं। इसको लेकर पार्टी में जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव ने सवाल उठाए, करण दलाल ने सवाल उठाए, तमाम जो राजनेता हैं वो सवाल उठाने में लगे हैं। तो क्या लगता नहीं कि संगठन की कोई भूमिका है लोकसभा चुनाव में, इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे पार्टी के नेतृत्व का ये मानना है और व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी मानना है, किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए अहम भूमिका उस पार्टी का संगठन होता है। पंचायत से लेकर के लोकसभा चुनाव तक संगठन की बहुत मजबूत जो है मैं समझता हूँ एक कड़ी है चुनाव लड़ने के लिए। और कांग्रेस पार्टी के संगठन की जहाँ तक बात है, उसकी प्रक्रिया भी थोड़ा समय ज़रूर लगा नीरज जी, और बहुत सी जो है मैं समझता हूँ कि सभी साथियों की उनकी योग्यता को देख करके पूरे सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी संगठन बनाने जा रही है। लेकिन केवल आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन की बात कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के और भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस पार्टी सेवा दल के साथ काम करती है, NSUI हमारा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया छात्र संगठन है, हर एक विधानसभा में हर एक जिले में NSUI एक्टिव है। यूथ कांग्रेस हमारा एक महत्वपूर्ण युवाओं का संगठन है। यूथ कांग्रेस पूरी प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा में काम कर रहा है। इसी प्रकार से महिला कांग्रेस, तो बाकी जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं सब एक्टिव हैं, सब तैयार हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री CLP लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने एक बहुत ही अच्छा पूरे समन्वय के साथ 36 बिरादरी को साथ लेकर के संगठन के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया है और बहुत जल्द उसकी घोषणा हो जाएगी। अशोक तंवर के वक्त से ये संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। CLP लीडर हालांकि तब कुछ और हुआ करते थे और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। उसके बाद कुमारी शैलजा आई, वो संगठन नहीं बना सकी। उदय भान जी को अब 2-3 साल हो चले हैं तो वो भी संगठन नहीं बना सके हैं। क्या लगता है कि आपको लोकसभा चुनाव से पहले ये संगठन की घोषणा होगी, प्रत्याशियों की घोषणा पहले होगी या फिर लोकसभा इस कांग्रेस के संगठन की घोषणा पहले होगी? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा होने से पहले पूरे प्रदेश में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की समिति जो बनाई जाएगी। अच्छा, मैं वर्धन यादव की बात करना चाहूँगा। चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो या फिर भारत न्याय यात्रा की बात हो, न्याय दिलाने की बात हो, राहुल गांधी के तमाम कार्यक्रमों में आप शामिल रहे हैं, उनके काफ़ी नज़दीकी के तौर पर आपको जाना जाता है। क्या ये तमाम जो मुद्दे हैं राहुल गांधी के समक्ष नहीं लाए जाते हैं? क्या राहुल गांधी को नहीं पता है कि हरियाणा में किस कदर सियासी भूचाल आया हुआ है, गुटबाजी चरम पर है, जिस गुटबाजी के चलते राजस्थान से हाथ धोना पड़ा, जिस गुटबाजी के चलते छत्तीसगढ़ की राजनीति से, सियासत से हाथ धोना पड़ा, जिस गुटबाजी के चलते जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, उन 5 राज्यों में 4 राज्यों में कड़ी शिकस्त का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। तो क्या ये अहम मुद्दे राहुल गांधी के समक्ष नहीं लाए जाते हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी इंटरफेयर करते हैं? एक तरफ ये चर्चा है, कांग्रेस के नेता कहने लगे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी काफ़ी मेच्योर हुए हैं, खुद के फैसले लेने लगे हैं। लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण फैसले राहुल गांधी के समक्ष नहीं लाए जाते? देखिए, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, लगभग 3700 किलोमीटर वो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसके बाद दूसरी जो यात्रा हुई न्याय यात्रा, वो मणिपुर से लेकर के मुंबई तक हुई। तो पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक, अगर पूरे देश में कोई एक नेता पैदल चला है तो राहुल गांधी चले। और निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा त्याग और बलिदान करता है, इतनी बड़ी तपस्या करता है, तो हर एक प्रदेश की राजनीति को, संस्कृति को, नेताओं को समझने का अवसर मिलता है, कार्यकर्ताओं से बात करने का अवसर मिलता है। नीरज जी, आज आप फेसबुक उठा करके देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, ट्विटर देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा कोई एक लोकप्रिय चेहरा ऐसा है देश में जिसकी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ सबसे ज़्यादा जो है मेल मिलाप हुआ है, फोटोज़ हुई हैं, वो राहुल गांधी की हुई है। तो वो पूरे देश की कांग्रेस की स्थिति भी और वर्तमान देश की सामाजिक स्थिति से भी बिल्कुल ठीक तरह से वो वाकिफ़ हैं। और निश्चित तौर पर इसी प्रकार से उन्होंने फैसले लिए, कड़े फैसले लिए। हरियाणा में आप देखेंगे, हरियाणा की जनता के स्वरूप, जनता की जो मांग थी, उस हिसाब से हमने संगठन में बदलाव किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे CLP के नेता बने
चौधरी उदय भान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने और आज हरियाणा के कोने कोने में आप चले जाइए तो एक ही आपको पूरा जो समावेश जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि विधानसभा चुनाव में पहले लोकसभा में हम 5 से 6 सीटें जीतने का काम करेंगे और विधानसभा में पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आने जा रही है। अच्छा, मैं अब आपकी बात करूं, लोकसभा चुनावों में जिस तरह से आपका नाम चल रहा है, गुरुग्राम लोकसभा की बात कर रहा हूं, पहले कैप्टन अजय सिंह यादव ताल ठोकने में लगे थे, उसके बाद राव दान सिंह का नाम सामने आया। हालांकि फिर ये कहा गया कि बाहरी हैं, भिवानी के रहने वाले हैं, महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। फिर अब गुरुग्राम लोकसभा की तरफ जितेंद्र भारद्वाज का भी नाम सामने आया। लेकिन 3 नाम इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसमें कैप्टन अजय सिंह का नाम महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ एक ये दिक्कत आ रही है कि वो कभी हाँ कर रहे हैं, कभी ना कर रहे हैं। दूसरी तरफ राव दान सिंह का नाम एक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लॉबी काफ़ी प्रयास कर रही है कि राव दान सिंह को गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव लड़ाया जाए। राज बब्बर का नाम ज़रूर सामने आया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब सामने नहीं आ रहा है। और तीसरे नेता के तौर पर आपका नाम सामने आता है। खुद के बारे में कुछ बताएं कि कब इस राजनीति की शुरुआत हुई और इस युवा चेहरे पर अगर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस विश्वास करे तो क्यों करे? नीरज जी, देखिए, मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो है नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था और दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कों से छात्र राजनीति की शुरुआत की। सड़क पर चले, सड़क पर उठे, सड़क पर गिरना सीखा और आगे भी सड़क पर ही रहेंगे। तो बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने 32 साल की उम्र में युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया, एआईसीसी का महत्वपूर्ण सदस्य बनाया और आज इस लायक समझा कि वर्धन यादव को 2 या 3-4 लोगों के पैनल में डाला जाए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मान सम्मान मैं समझता हूँ, मेरे और मेरे समस्त परिवार के लिए। अब जहाँ तक गुड़गांव लोकसभा की टिकट की बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 से 4 नामों के ऊपर पूरी गंभीरता के साथ कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है, जिसमें कैप्टन अजय यादव जी हमारे ओबीसी के चेयरमैन हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे, अभी ओबीसी के चेयरमैन हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको भी ये कहा है और जनता को भी कहा है कि पार्टी का मैं सिपाही हूँ, एक लॉयल सिपाही हूँ। पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। कैप्टन साहब चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। राव दान सिंह जी की आपने बात की, तो राव दान सिंह जी हमारे हरियाणा की विधानसभा में बहुत ही वरिष्ठ, मैं समझता हूँ, विधायकों में उनकी गिनती होती है। बहुत सुलझे हुए लीडर हैं। उन्होंने भी अपने जीवन की जो शुरुआत की वो छात्र राजनीति से की, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और कांग्रेस के नेतृत्व के सामने वो भी अपनी दावेदारी पूरी मजबूती के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। और जिसको भी यहाँ से लोकसभा का टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता के बीच में पूरी मजबूती के साथ आपको खड़ा हुआ दिखेगा। राष्ट्रीय चेयरमैन हैं ओबीसी मोर्चा के और राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। अगर आप उनसे ही किनारा करने लगें, उनसे ही आवेदन मांगने लगें, प्रोटोकॉल की बात पीछे छोड़ दें और कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि वित्त मंत्री रहे, जो कि तमाम सरकारों के अंदर मंत्री रहे और 6 बार विधायक बने, इतने वरिष्ठ नेता से आवेदन मांगना कैसा तर्कसंगत समझते हैं आप? देखिए, वो पार्टी का फैसला है और वो या तो इसका जवाब आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी दे सकते हैं या कैप्टन साहब दे सकते हैं। मैं इस पंक्ति का बहुत छोटा सिपाही हूँ, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा वर्धन भाई, लोकसभा चुनावों की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो आपकी तैयारी किस तरह से है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने अपने छात्र राजनीति से शुरुआत की जीवन की। कॉलेजों में छोटे मोटे मुद्दे उठाए करते थे छात्रों के और युवाओं का एक समूह तैयार हुआ। यूथ का आज एक बहुत बड़ा योगदान है देश की, प्रदेश की स्थिति को संवारने के लिए। तो मेरी तैयारी केवल इतनी है कि मेरे जितने युवा साथी हैं, गुड़गांव लोकसभा प्रदेश की बहुत बड़ी लोकसभा और सबसे ज़्यादा युवा मतदाता अगर किसी लोकसभा में है तो गुड़गांव में। तो अपने युवा साथियों के दम पर उनके सुख दुख में ये साथी हमेशा खड़ा रहा है और उनको इस सत्ता का भागीदार बनाने के लिए वर्धन यादव चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के सभी साथीगण, सभी नेतागण और गुड़गांव लोकसभा के मेरे युवा साथी। कांग्रेस का सामना एक ऐसी शख्सियत से है जो पिछली 4 योजनाओं से लगातार सांसद बन रहा है। 1966 में हरियाणा बना था
और 1971 में से लोकसभा चुनाव राव इंद्रजीत और उनका परिवार लड़ता आ रहा है। 8 से 9 बार वो इस सीट पर काबिज रहे हैं, चाहे हम गुरुग्राम महेंद्रगढ़ लोकसभा जब ये जाना जाता था तब से, और अभी तक एक ही चुनाव हारे, जिसमें सुधा यादव से जो 1999 का जो चुनाव था वो हारे थे। उसके बाद से लगातार अजय रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो इतने कद्दावर नेता से अगर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस, खासतौर पर वर्धन यादव अगर तैयारी करता है, तो किस तरह की तैयारी होगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जी एक बड़े कद के नेता हैं और दक्षिणी हरियाणा में लोग उनको मान सम्मान देते हैं। काफ़ी बार सांसद रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी में भी रहे। लेकिन इस देश में नीरज जी, खास तौर पर लोकतंत्र में राजा वो होता है जो मतों की पेटियों से जीत कर निकलता है। राजा साहब राव इंद्रजीत जी एक राजशाही परिवार से, उस परिवार का सम्मान पूरा हरियाणा करता है, पूरा देश करता है। अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसा चुनाव का माहौल आपको दिखाई देगा कि इस बार, ठीक है, पहले जो भी चुनाव हुए जितने भी रहे, लेकिन इस बार गुड़गांव लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जो एक तरफा आपको चुनाव दिखा करता था, निश्चित तौर पर ज़मीनी हकीकत उससे विपरीत है। आप गांव-गांव जाकर के देखेंगे तो आज का युवा, आज का मतदाता ये चाहता है कि मैं अपने प्रत्याशी से, अपने नेता से डायरेक्ट संबंध बना सकूं। 2014 में 3.5 लाख वोटों से ज़्यादा मतों से जीते थे राव इंद्रजीत सिंह, और 2019 में कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के प्रत्याशी को तकरीबन 5 लाख वोटों से हराया। तो किन मुद्दों के आधार पर घेरने वाले हैं अगर वर्धन यादव को यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर अगर जनता देखती है, तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दे अगर किसी लोकसभा में है तो हमारी गुड़गांव लोकसभा में, क्योंकि गुड़गांव एक ऐसा जिला है जो लगभग 55% रेवेन्यू हरियाणा सरकार के खाते में देता है। लेकिन उसके बाद भी आज गुड़गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। आप देखेंगे जितनी भी 2005 से लेकर के 2014 की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जो हमारी जनहित की योजनाएं थी, उन्हीं का शिलान्यास करना, उन्हीं का उद्घाटन करना, उन्हीं के नाम पर वोट मांगने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ तो बहुत बड़ा हमारा शहरीकरण है, लगभग 20% जो मतदाता है वो शहर से है, और शहर की जब हम बात करते हैं तो एक एनवायरनमेंट बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ आता है। थोड़ा सा भी अगर मानसून का सीज़न है या बारिश हो जाए, पूरे गुड़गांव जिले में आप देखेंगे कि जल भराव की कितनी भारी समस्या है। एक सरकारी अस्पताल ये सरकार 10 सालों में नहीं बना पाई। मेट्रो का पिलर जहां कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी, उससे 1 इंच भी 9 सालों में 9 इंच भी वो पिलर को आगे नहीं बढ़ा पाए। 2015 में पहले मनेठी में एम्स की घोषणा की गई, उसका क्या स्वरूप हुआ आप जानते हैं। अब वही घोषणा को दोबारा अमली जामा पहना करके माजरा में तैयार किया जा रहा है। बहुत बड़ा उसका जो है प्रधानमंत्री जी आकर के उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, रोड शो किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, लेकिन ये प्रदेश की जनता, गुड़गांव की जनता जानती है द्वारका एक्सप्रेसवे 2006 की कांग्रेस पार्टी की योजना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो उस परियोजना को लेकर के आए। 2011 में लगभग 7,600 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किया गया और काम भी शुरू किया गया। लेकिन इस सरकार ने केवल और केवल कांग्रेस की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है और जनता के जनहित के एक भी मुद्दे को, विकास कार्य को यहाँ पर नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा रोजगार का, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, युवाओं का दर्द मैं समझता हूँ। बेरोजगार युवा आज हमारे प्रदेश में, आज हमारी लोकसभा में, गुड़गांव जिले में नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, क्योंकि उसका कोई रोजगार नहीं है, उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार दिलाएं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, हमारी संस्कृति खेल की रही है, कुश्ती है, कबड्डी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, और आज भी हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का, गुड़गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारे युवा साथियों को गांव-गांव पर मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और इसके साथ साथ जितना भी हमारा शहर है, शहरों में स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, चिकित्सा और परिवहन पर बहुत सा काम करने की गुंजाइश है गुड़गांव में,
और निश्चित तौर पर उसको करके दिखाएंगे। 2 कड़वे सवाल पूछूंगा। ये कड़वे सवाल मैं नहीं पूछ रहा, कैप्टन अजय सिंह यादव ने जब हरियाणा तक से बातचीत की थी तो ये 2 कड़वे सवाल उनसे भी मैंने किए थे। उन्होंने भी कहा था कि जिन लोगों का नाम कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आगे बढ़ा रही है, उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ा रही है, इन्होंने कभी कोई सरपंची का चुनाव नहीं जीता, इन्होंने कोई एमसी का चुनाव नहीं जीता, कभी विधायक नहीं बने। तो इस सवाल के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक व्यक्ति की राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। किसी व्यक्ति की पंचायत चुनाव से हो सकती है, किसी व्यक्ति की लोकसभा चुनाव से भी हो सकती है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में चुनाव की अपनी एक भूमिका है, लेकिन ये कोई ट्रेडमार्क नहीं है कि भाई नेता की जो है आप क्वालिफिकेशन सिर्फ चुनाव लड़ने से करें। नीरज जी, आज भी देश में ऐसे बहुत से नेता हैं जो 8-8, 10-10 बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। वो पॉलिटिशियन ज़रूर हैं, लेकिन वो आज भी नेता नहीं बन पाए। तो चुनाव लड़ना लोकतंत्र में आवश्यक है, लेकिन वही केवल एक क्वालिफिकेशन है किसी बड़े चुनाव को लड़ने की। वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस पर विचार करने की जरूरत। अच्छा, क्योंकि मुकाबला राविंद्रजीत सिंह के साथ है, कसौटी पर खरा उतरना जनता की। 9 विधानसभाएं हैं, तो 9 विधानसभाओं में अगर एक विधानसभा के 10-10 मुद्दे हम लें तो क्या वर्धन यादव के पास 9 विधानसभाओं में वो 10 मुद्दे हैं? चाहे हम मेवात के 10 मुद्दों की बात करें, चाहे हम बादशाहपुर के 10 मुद्दों की बात करें, गुरुग्राम विधानसभा के 10 मुद्दों की बात करें, पटौदी विधानसभा के 10 मुद्दों की बात करें, रेवाड़ी बावल के 10 मुद्दों की बात करें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा चुनाव तो गुड़गांव लोकसभा के युवा साथी लड़ेंगे, वो मेरे परिवार की तरह है। मेरा चुनाव किसान लड़ेंगे, जो किसान आज गुड़गांव के किसी कोने में जाकर के देख लिए आंदोलन कर रहा है, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए आज आंदोलित है। तो मेरा चुनाव वो लड़ेंगे। मेरा चुनाव मेरी माताओं, मेरी बहनों के दुआओं से, उनके आशीर्वाद से लड़ा जाएगा। मुद्दों की जितनी बात है, पहले भी मैंने आपको कहा कि आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए गुड़गांव लोकसभा की, किसी भी विधानसभा में, मुद्दों से ये लोकसभा और हर एक विधानसभा 9 की 9 विधानसभा भरी हुई है। विभिन्न मुद्दे हैं ऐसे, रोजगार से लेकर के विकास तक, महंगाई से लेकर के खेल व्यवस्था तक, मान सम्मान तक, लॉ एंड ऑर्डर तक, हर विधानसभा के अपने मुद्दे हैं। उन मुद्दों को उठाएंगे और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 32 साल है, वर्धन यादव हैं, जिनका नाम गुरुग्राम लोकसभा में 3 दिग्गजों के साथ, 2 दिग्गजों के साथ, कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह के साथ तीसरे नेता के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के पास गया है। फाइनल डिसीजन जो है 31 तारीख तक आने की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा तक की ये कोशिश है कि 2024 के इस सियासी दंगल में ऐसे तमाम सवाल इन तमाम प्रत्याशियों से करें, उम्मीदवार चेहरों से करें, जिनका सीधा सरोकार जनता से है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।